नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 को। यह आपकी 22 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को पढ़ना जारी रखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं। ये द्वितीयक सेक्टर में आते हैं और जो विनिर्माण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी जमा में निर्माण। वी का अर्थ होता है पुनः या फिर दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, यानी कच्चे माल से नई वस्तु तैयार की जाती है विनिर्माण उद्योग में। और जब कच्चे माल से नई वस्तु तैयार की जाती है तो उसमें दो बदलाव आते हैं। एक तो वस्तु ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है यानी कि ज़्यादा कीमती हो जाती है, और दूसरा ज़्यादा यूजेबल हो जाती है यानी उपयोगी भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, जैसे जूट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बोरे हो गए वो बनाना, वो भी विनिर्माण उद्योग है। गन्ने से चीनी बनाना ये भी विनिर्माण है। ऐसे ही जो लोएस्क है उससे गाड़ियां बनाना ये भी विनिर्माण है। ओके, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा है वो भी मैं रिकैप्चुलेट आपको करवा दूं कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग है क्या, उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हमने बात की थी विनिर्माण उद्योग है उसका महत्व क्या हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद हमने बात की थी कि विनिर्माण उद्योग कहाँ पर लगते हैं, कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जो इनकी अवस्थिति को, इनकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था, वो टॉपिक था कि विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किया था हमने कई आधार पर। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था कि महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ओके, आज हम कुछ और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उद्योगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन उद्योग की, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री। अब जो रसायन उद्योग है ये भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक और जैविक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि दोनों प्रकार के केमिकल है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। अब जो कार्बनिक रसायन है उसमें क्या आएगा, उसमें आ जाएगा आपका पेट्रो रसायन। ठीक, इसमें आपका कृत्रिम वस्त्र हो गए, रबर हो गया यानी कि सिंथेटिक फाइबर हो गया, आपका सिंथेटिक रबर हो गया, इसमें प्लास्टिक आ गया, दवाइयाँ आ गई। तो ये किस में आएगा, ये कार्बनिक रसायन में आएगा। तो इनका उत्पादन, प्रोडक्शन है वो इंडिया में किया जाता है। ऐसी जो अकार्बनिक है रसायन है, केमिकल्स है, उनका प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है। उसमें आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, क्षार हो गया। तो इनका प्रोडक्शन भी किया जाता है। यानी कि पहली चीज़ तो आप यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कि रसायन उद्योग है ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। कार्बनिक में आ जाएगा पेट्रो रसायन केमिकल्स आ गए। पेट्रो रसायन मतलब जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो उससे बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक, जब जो पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, 360 प्लस प्रोडक्ट्स है वो निकलते हैं। ओके, तो जो पेट्रो रसायन उद्योग है तो इसमें आ जाएगा आपका जो सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, दवाइयाँ हो गई। और अकार्बनिक में आपका आएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और क्षार हो गया। ठीक, भारत में अगर बात की जाए इसके सकल घरेलू उत्पाद में भूमिका की, तो रसायन उद्योग की जो भागीदारी है वो 3% है, जो काफ़ी ज़्यादा कहेंगे ना। हर एक उद्योग के अपना एक रोल होता है, तो 3% इसका शेयर है हमारी जीडीपी में। ठीक, उत्पादन की दृष्टि से भारत एशिया में हम तीसरे स्थान पर आते हैं और विश्व में हम 12वें स्थान पर आते हैं। तो हम विश्व में भी यूं कहेंगे कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है रसायन पदार्थों के उत्पादन में। उसके बाद दूसरा उद्योग है हमारा उर्वरक उद्योग। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब ये उर्वरक क्या होती है, उर्वरक जब कृषि करते हैं, जो स्टूडेंट्स कृषि जिनका बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स वगैरह या करते रहे तो उनको अच्छे से पता है कि उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स होती है, जैसे यूरिया होगी, डीएपी होगी, और पौधों की ग्रोथ के लिए या फिर फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उर्वरक जो उद्योग है ये उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया होगी, ओके, फास्फेटिक उर्वरक अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी कि इसमें हमारे देश में कई प्रकार की उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें नाइट्रोजनी उर्वरक हो गया, यूरिया हो गया, फॉस्फेटिक उर्वरक हो गई, अमोनिया फास्फेट हो गया, मिश्रित उर्वरक हो गए। तो ये सब कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और कहाँ, किसके लिए, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए।
हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटास का आयात करते हैं। हालांकि इसके उत्पादन के लिए पोटास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है, लेकिन उसके भंडार सीमित है अपने यहाँ पर, इसलिए हमें इसका आयात करना होता है। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। हरित क्रांति से पहले हालांकि फर्टिलाइजर्स की डिमांड नहीं थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद इसकी डिमांड बढ़ी है। मुख्य तौर पे ये गुजरात, बिहार, राजस्थान में भीलवाड़ा हो गया और पंजाब हो गया, तो इन इलाकों में ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीमेंट उद्योग। यहाँ से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है सीमेंट उद्योग से रिलेटेड। जैसे सीमेंट उद्योग है, ये एक भारी उद्योग है। भारी उद्योग समझते हो ना? भारी उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों भारी हो। इसका कच्चा माल है वो होता है चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनती है, सिलिका होता है, जिप्सम होता है, ये इसका कच्चा माल है। तो इसका जो कच्चा माल है वो भी हैवी होता है और जो तैयार माल है सीमेंट वो भी भारी होती है। ओके, इसलिए इसको हम भारी उद्योग कहेंगे। क्योंकि कच्चा माल भारी है, इसलिए जो उद्योग भारी कच्चे माल का प्रयोग करते हैं आमतौर पे वो उद्योग कहाँ लगते हैं? जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो, तो वहीं पर लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इस उद्योग के लिए रेल परिवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भारी उद्योग होते हैं उनको सस्ते परिवहन के साधन चाहिए। तो रेल परिवहन सस्ता परिवहन का साधन है। अगर हम स्थलीय साधनों की बात करें तो रेल परिवहन की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है और विद्युत भी आवश्यक होती है। तो ये कुछ कारक है जो इसकी अवस्थिति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी कि कच्चा माल, रेल परिवहन, कोयला, विद्युत, और इसके साथ अन्य कारकों में आ जाएंगे जैसे सस्ते श्रमिक हो गए, ओके, और पतन हो गया, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल रहे। क्लियर? अभी अगर हम आधुनिक कारखाने की बात करें तो 1904 में पहला आधुनिक कारखाना लगा था। कहाँ पर? चेन्नई में लगा था। ठीक, हमारे देश में पहला सीमेंट का आधुनिक कारखाना कब लगा था? 1904 में। कहाँ लगा था? चेन्नई में लगा था। ठीक, इस उद्योग का जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट का उपयोग तो निर्माण कार्यों में होता है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई, लेकिन ऐसा नहीं, गुजरात के साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर ये इंडस्ट्रीज लगाई गई है। और यहाँ से खाड़ी के देश हो गए या पश्चिमी देश हो गए, पूर्वी देश हो गए, वहाँ पर निर्यात भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है सीमेंट का। तो ये हो गया हमारा सीमेंट उद्योग। उसके बाद है हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये तो आप समझते होंगे। यह उद्योग यात्रियों और सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध करवाता है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है। अगर हम बात करें 1990 के बाद की, तो उदारीकरण के बाद नए मॉडल मार्केट में आए हैं, साथ ही साथ लोगों की जब इनकम बढ़ी है तो जो व्हीकल है उनकी डिमांड भी बढ़ी है। अब आप देखते होंगे कि सड़क पर रेंगते हुए व्हीकल चलते हैं। हर घर में मेंबर 3 होंगे लेकिन व्हीकल 4 मिल जाएंगे। ओके, अब 4 मिल जाएंगे, इट मीन्स डिमांड बढ़ी है। ओके, तो पिछले कुछ वर्षों में इनकी डिमांड में, इनकी मांग में बढ़ोतरी हुई है। और ये उद्योग मुख्य तौर पर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, इन शहरों के आसपास ही स्थापित हुआ है। तो ये हो गया हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। अब हम बात करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्नों की। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम कल या आज इवनिंग तक कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये वीडियो है आपका महा प्लानिंग रहेगी एसएसटी की, सोशल साइंस का रोड मैप रहेगा। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस दिन आपको ये चैप्टर हो जाना चाहिए, किस टाइम तक आपका चैप्टर हो जाना चाहिए, कब आपकी सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए और कब तक आपका फर्स्ट रिवीजन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब आपका सेट का एग्जाम होगा, कब आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, किसी भी काम को अगर हमें अच्छे से करना है, टाइमली करना है, जो भी हमने टारगेट सेट किया उसको अचीव करना है, तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी होती है। तो ये प्लानिंग मैं लेकर के आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वर्क चल रहा था और ये अगर प्लानिंग आपको अच्छी लगी तो हम बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरीके से महा प्लानिंग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आज देखना हमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालना है हमें। ठीक, पहला हमारा प्रश्न दिया गया यहाँ पर, जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें बड़े और छोटे दोनों पैमाने की निर्माण इकाइयाँ शामिल है। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन किया जाता है। अकार्बनिक रसायनों में आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, क्षार हो गया, कास्टिक सोडा आ जाएगा। जो कार्बनिक केमिकल्स है उसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाएंगे, जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डाई का सामान है, दवाइयाँ वगैरह उनके बनाने में
उनका यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। भारत रसायन के उत्पादन में एशिया में 3rd पोजीशन पे है और वर्ल्ड में 12th पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रसायन उद्योग और उसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद दिया गया सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में सीमेंट का आधुनिक जो कारखाना था, पहला आधुनिक कारखाना, वो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इस उद्योग के लिए भारी कच्चे माल, चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम इत्यादि की आवश्यकता होती है। साथ साथ इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला, विद्युत इत्यादि भी आवश्यक होते हैं, यानी कि वो कारक है जो इसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। और ये उद्योग मुख्य तौर पे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि में फैला हुआ है। और भारत की सीमेंट अपनी गुणवत्ता के कारण इसकी डिमांड विदेशों में रहती है, तो हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी और इम्पोर्टेंट भी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।